हेलो एवरीवन, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कॉन्टिन्यूअस, जिसके राइटर A.R. विलियम्स हैं, इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थोड़ी सी डरावनी है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें चैप्टर को अच्छे से समझना है। थोड़ी सी कुछ हिस्टोरिकल डेट्स भी हैं, लेकिन वो डेट बिल्कुल भी टफ नहीं होंगे अगर आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनते हैं। तो ये स्टोरी एक किंग की है। किंग टूट है, इजिप्शियन किंग है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और इजिप्शियन लोग मृत्यु के बाद भी लाइफ है इसमें बिलीव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वे केवल टीनेजर ही थे जब उनकी मृत्यु हो गई। टीनेजर किसे कहते हैं? जो 13 से लेकर 19 तक की एज के बच्चे होते हैं उन्हें हम टीनेजर कहते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, जिसके लास्ट में टीन आता है, वो सभी एज के बच्चे टीनेजर होते हैं। तो ये जो किंग टूट हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है टीनेजर में ही, यानी कि 19 से पहले। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Heir की मीनिंग होती है इनहेरिटर या a person who has the legal right on property, या उत्तराधिकारी कह सकते हैं हम हिंदी में। और वारिस की पावरफुल फैमिली के जो ये उत्तराधिकारी थे, इनकी मृत्यु बहुत साल पहले हो चुकी है। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। लेड की मीनिंग है पुट, यानी कि लिटा दिया। लेडन लोडेड, लदा हुआ। इवेंचुअली एट लास्ट, अंत में। तो इनकी मृत्यु हो गई और अंत में बाद में इनको लिटा दिया। गोल्ड से लाद कर, मतलब इनके साथ बॉडी के साथ बहुत सा उन्होंने गोल्ड रखा और उसको उन्होंने लिटा दिया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। स्पेकुलेटेड, अनुमान लगाया गया। मॉडर्न वर्ल्ड किसे कहा गया है? जो 1922 के समय में यह अनुमान लगाया गया कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो पॉसिबल नहीं हो सकता कि इनकी, क्योंकि बहुत ही कम एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह अनुमान लगाया गया कि शायद इनकी मृत्यु किसी वजह से हुई है, इसीलिए इनके टॉम यानी कि मकबरा किसे कहते हैं? ताजमहल भी एक मकबरा है, टॉम है। तो इनके टॉम का डिस्कवर किया गया। कब किया गया? 1922 में। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, नाउ leaving his tomb for the first time in almost 80 years. Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. लगभग 80 years के बाद टूट की बॉडी को CT स्कैन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्लूज यानी कि हिंट्स का पता लगाने के लिए, उनकी लाइफ और डेथ का पता लगाने के लिए, कुछ हिंट्स पता लगाने के लिए उनका CT स्कैन किया जा रहा है। क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं ना, अनुमान लगा रहे हैं कि शायद उनका मर्डर किया गया, तो इसलिए अब उनका CT स्कैन करके पता लगाया जा रहा है कि वास्तव में उनकी बॉडी के साथ क्या हुआ था, टूट के साथ क्या हुआ। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फारो किसे कहते हैं? जो इजिप्शियन किंग होते हैं, इजिप्ट के राजा होते हैं, उन्हें फारो कहा जाता है। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन की मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि वैज्ञानिक जांच करना। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, और प्रिसाइज स्पष्ट और सटीक, एक्यूरेट। तो CT स्कैन के थ्रू जो क्लियर डेटा प्रोवाइड किया गया था, किसे किया गया था? फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो डेथ की हो जाती है उसकी शारीरिक जांच करती है टीम, उसको किया था। और किसका डेटा प्रोवाइड किया था? बॉयिश फारो किसे कहते हैं? जो इजिप्ट के राजा थे। बॉयिश क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बॉय की एज में उनकी डेथ हो गई थी, 19 से पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका क्लियर डेटा प्रोवाइड करने के लिए CT स्कैन किया गया, और CT स्कैन का सारा डेटा किसको दिया गया? फॉरेंसिक टीम को दिया गया। Now we come on page number 23. An angry wind stirred up ghostly
dust. Devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian tree known as the Valley of Kings. Stirred मतलब मूव स्लाइटली, हवा चली। इजिप्ट क्या है, वहाँ पे रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, तो वहाँ हवा चली। घोस्टली अननेचुरल, और ऐसी हवा लग रही थी जैसे कि वो भूत आ गया हो हवा में, मतलब घुमावदार हवा चल रही थी। रेस्टिंग प्लेस उनकी ग्रेव यानी कि कब्र में से जब निकाला गया, और सिमिट्री आ लार्ज बरियल ग्राउंड यानी कि कब्रिस्तान। डेविल राक्षस, तो जब उनको उनके रेस्टिंग प्लेस यानी कि उनकी कब्र से निकाला गया किंग टूट को सिटी स्कैन करने के लिए, तो कह रहे हैं वहाँ पे घुमावदार हवा चल रही थी, रेत ही रेत उड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई उसमें राक्षस आ गया है, वहाँ पर कोई राक्षस आ गया है जिससे ऐसी हवा हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उन्होंने उनकी कब्र को छेड़ा था। डार्क बिल्ड क्लाउड एंड scudded across the desert sky all day and now were revealing the stars in cascade gray. Dark build की मीनिंग है डार्क इन कलर, scudded across की मीनिंग है मूव्ड क्विकली, तेज तेज चलना, वेलिंग कवरिंग यानी कि ढक दिया, कास्केड ग्रू हीरे जवाहरात से भरा हुआ बॉक्स। तो वो ये कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ राइटर हमें वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ का जो स्काई है वो बिल्कुल डार्क हो गया था और क्लाउड एक कास्केट की तरह लग रहे थे। एक बास्केट से कंपेयर किया उन्होंने और कह रहे हैं कि वो एक बास्केट की तरह वहाँ के क्लाउड लग रहे थे जिसमें स्टार्स भरे, और स्टार्स की कंपैरिजन उन्होंने की है ज्वेल से, यानी कि ज्वेलरी से, हीरे मोती जिसमें भरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नीचे तो रेत थी क्योंकि रेतीली जगह थी मिस्र, और ऊपर जो है आसमान एक बास्केट की तरह है लग रहा था जिसमें बहुत से तारे, स्टार्स जो थे वो हीरे मोती दिखाई दे रहे थे। तो आगे वो कहते हैं इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। अब 2005 के शाम 6 बज चुके हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. मम्मी की मीनिंग होती है आप प्रिजर्व डेड बॉडी। मसाले लगाकर, बैंडेज बांधकर सुरक्षित रखा गया शव को मम्मी कहते हैं। ग्लाइडेड मूव्ड कंटिन्यूस मोशन, सरकना। प्रॉब की मीनिंग होती है फाइंड आउट यानी कि जांच करना। लिंगरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग या स्टिल कंटिन्यूइंग, अब भी जारी होती है कोई चीज़, उसे हम कहते हैं लिंगरिंग। राइटर कहते हैं 3,300 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं जब यंग रूलर को, यंग क्यों कहा गया है क्योंकि उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी, यंग रूलर को एक सिटी स्कैनर मशीन में डाला जा रहा है जो कि ग्लाइडेड करते हुए अंदर जा रही है और उनकी मिस्ट्री अभी तक भी लिंगरिंग है, यानी कि अब भी उनकी जारी है, उनकी मिस्ट्री, रहस्य उनका मृत्यु का अभी भी जारी है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the rock cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respect. तो पूरे आफ्टरनून लाइन लगी रही टूरिस्ट की, कि टूरिस्ट कौन है, जो उनकी बॉडी का जब सिटी स्कैनर के लिए उनको ले जाया जा रहा था तो उनको देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से कह रहे हैं लोग आए थे। और डिसेंडेड यानी कि नीचे उतरे। कहाँ नीचे उतरे? क्रैम्प्ड में। क्रैम्प्ड किसे कहते हैं? असुविधाजनक रूप से छोटा सा कमरा बनाया हुआ था जहाँ उनकी मम्मी को सुरक्षित रखा हुआ था, तो और वो रॉक कट टूम था। रॉक कट टूम किसे कहते हैं? ऐसा मकबरा जो रॉक को काट के बनाया हुआ हो। तो रॉक को काट के 26 फीट अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे 26 फीट तक उसको बनाया गया था, उस रूम को, छोटे से रूम को। तो वहाँ ये सब लोग टूरिस्ट आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? पे देयर रेस्पेक्ट, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, किंग टूट को रेस्पेक्ट देने के लिए, उनकी मम्मी को देखने के लिए सभी टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Toot's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Burial chamber की मीनिंग है रूम हैविंग द ग्रेव, कब्र वाला कक्ष, जहाँ पे कब्र बनाई जाती है, तो उस रूम को बरियल चैम्बर कहा गया है। पीयर्ड लुक्ड क्लोजली, ध्यान से देखना। नेक्स्ट गिल्डेड
कवर्ड विद गोल्ड यानी कि सोने से पूरा ढका हुआ था। स्ट्रीकिंग प्रोमिनेंट यानी कि दिलचस्प लग रहा था। गेज्ड टू लुक इन सरप्राइज घूर के देख रहे थे। म्यूरल्स पेंटिंग ऑन द वॉल जो वॉल पे पेंटिंग लगी हुई थी। राइटर कह रहे हैं कि ये जो दे किसके लिए आया है, जो टूरिस्ट वहाँ आए थे, वे लोग जो टूरिस्ट आए थे वे उनको घूर के देख रहे थे। मुरल्स मतलब जो पेंटिंग दीवार पे लगी हुई थी उनको वो ध्यान से देख रहे थे, और बरियल चैम्बर को भी ध्यान से देख रहे थे, जहाँ पर गिल्डेड फेस जो कफिन के ऊपर, जो किंग टूट की कफिन लिड के ऊपर, उसके कफिन किसे कहते हैं, जिसमें डेड बॉडी को लिटाया हुआ था, उनकी डेड बॉडी को कफिन में लिटाया हुआ था, तो उस कफिन के लिड के ढक्कन के ऊपर एक गोल्ड से फेस बना हुआ था। उसके फेस को वो बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, और वहाँ पे लगी दीवार की पेंटिंग्स को भी जो टूरिस्ट हैं बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, और वो जो फेस बना हुआ था गोल्ड का वो उनको बहुत ही दिलचस्प लग रहा था। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, और कुछ विजिटर्स जो उसमें से थे वो गाइड बुक जिसमें हिस्ट्री लिखी हुई थी किंग टूट की उसको पढ़ रहे थे और फुसफुसा रहे थे आपस में। अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग टूट्स untimely death in his late teen, or wandering with a shiver if Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturb him was really true. कुछ विजिटर शांति से खड़े थे और कुछ ये आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि जो किंग टूट की मम्मी के ऊपर ऐसा माना जाता है कि लिखा हुआ था कि जो इनकी मम्मी को डिस्टर्ब करेगा, इनकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, उनको कर्स लगेगा। तो कुछ विजिटर्स आपस में बात कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो हम लोग इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कि हमें कोई कर्स लगेगा, कोई अभिशाप लगेगा। तो ऐसा ही सब वो बातें कर रहे थे। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. तो जिन्होंने 1920 जाही हवस एक नाम बताया जा रहा है जो सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल के हैं, उन्होंने पहली बार 1920 में उनकी बॉडी को छेड़ा था, हाथ लगाया था कुछ देखने के लिए, सर्च करने के लिए। तो उसकी वजह से उनकी जो मम्मी है वो वेरी बैड कंडीशन में हो गई थी, मतलब उनकी बॉडी की थोड़ा सा ख़राब हो गई थी। कार्टर हावर्ड कार्टर दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूथस्टोन आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। आगे कहते हैं कार्टर हावर्ड कार्टर ही थे जिन्होंने 1922 में टूट के मकबरे को सर्च किया था, और ये सर्च क्या था, फ्यूटाइल यानी कि वो वेस्टिंग रहा था। क्यों रहा था, क्योंकि उन्होंने उनकी बॉडी से छेड़छाड़ करी थी, तो इसकी वजह से उनकी मम्मी खराब हो गई थी। इट्स कंटेंट्स दो हार्डली रैंक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। कंटेंट्स की मीनिंग है थिंग्स, जो भी टूट की बॉडी के साथ जो भी प्रीशियस सामान रखा हुआ था, बहुमूल्य चीज़ें रखी हुई थी, वो जाही हवस कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से कंप्लीट था, सामान कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फारोज लीजेंड। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इनकी बॉडी के साथ जो भी चीज़ें रखी हुई थी वो फारोज लीजेंड यानी कि फारो की जो स्टोरी चल रही है उसका बहुत ही प्रमुख पार्ट है, और ये बहुत ही रॉयल कलेक्शन है, इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, एंटीक चीज़ें हैं। स्टनिंग artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. वो कह रहे हैं ये सब जो भी चीज़ें थी वो जब इनकी डिस्कवरी करी गई थी 1922 में, तो जो भी डिस्कवरी की गई थी तो वो जो चीज़ें बहुमूल्य की चर्चा चल रही थी वो स्टिल आज भी उतनी ही अट्रैक्टिव हैं, इतनी ही अट्रैक्टिव हैं, और लोग उनको ध्यान से देख रहे हैं। But Tut was also buried with the everyday things he didn't want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine.
वो कह रहे हैं उनके सामान के साथ गोल्ड तो रखा ही गया था, और उसके साथ साथ टुट की बॉडी के जब बरी किया गया था, उनको दफनाया गया था, तो उनके आफ्टर लाइफ का सामान भी रखा गया था। उनके विश्वास था ना इजिप्शियन लोगों का कि मृत्यु के बाद भी जो उनकी आत्मा रहेगी वो किसी और सोल में चली जाएगी, लेकिन जो उनका जो शरीर रहेगा, उनके यूज़ की चीज़ें उन्होंने उनके बॉडी के साथ रखी थी, जैसे कि बोर्ड गेम्स जिसे हम चेस कह सकते हैं, ब्रॉन्ज रेजर रखा था, लीलन के कुछ गारमेंट्स रखे थे, और फूड को खाना खाने के लिए कुछ केसेस बर्तन वगैरह रखे थे, एंड वाइन भी साथ में उन्होंने रखी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फारोज फ्यूनरी ट्रेजर्स caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. Funerary treasures की मीनिंग है द वैल्यूएबल थिंग्स विद विच द किंग बरीड। जब किंग को दफनाया गया था तो उसके साथ बहुत सारा सामान रखा गया था, तो इसके बहुत महीने तक इन्होंने रिकॉर्ड किया, इस सामान को बहुत ध्यान से देखा और इस पे रिसर्च किया, रिकॉर्ड भी किया। इसके साथ ही उनका ध्यान किस पे गया, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेशन हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। 3 नेस्टेड कॉफिन का मतलब जो टूट की बॉडी थी उनको एक कॉफिन में रखा गया था जो 3 लेयर्स पे थे। सबसे छोटे में उनकी बॉडी को लिटाया गया और उसके ऊपर फिर एक कॉफिन रखा गया, उसके बाद फिर एक बड़ा कॉफिन जिसके ऊपर उन्होंने उसका फेस भी बनाया हुआ था। तो ये तीनों कॉफिन जो थे वो सब गोल्ड के थे। तो इस कॉफिन पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और बड़े ध्यान से उसका रिकॉर्ड किया। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्रॉड adorned with the garlands of the willow and olive leaves, wild celery, lotus petal, cornflowers, and the faded evidence of a burial in March or April. अब वो कह रही है कि उन्होंने जब पहला कफिन खोला तो उसमें पहले कफिन में उनको क्या मिला, एक श्रॉड यानी कि जो डेड बॉडी के ऊपर डाला गया कपड़ा होता है, कफन होता है, कफन कहते हैं जिसे, तो उसके ऊपर उनको एक गार्लैंड मिली, विलो गार्लैंड मिला। क्या मिला, विलो मीन्स जो डेड बॉडी के ऊपर चढ़ाते हैं ना, फूल की माला गोल सी बनी होती है, आराम से डेड बॉडी के जहाँ पर श्रद्धांजलि भी कहते हैं, जिसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिस माला से गोल सी बनी होती है, तो वो एक माला उनको मिली जो कि जिस ऑलिव लीव्स से बनी हुई थी, वाइल्ड सिलेरी कुछ फूल पत्ती लगी हुई थी, लोटस पीटल भी लगे हुए थे, कॉर्नफ्लावर्स लगे हुए थे, एंड द फेडेड। और इससे ये धुंधलापन ये सामने आता है, फेडेड मतलब धुंधलापन, इससे ये पता चलता है कि ये मार्च और अप्रैल में बरी किया गया हुआ है। क्यों? क्योंकि मार्च और अप्रैल में ये सारा सामान, ये सारे फ्लावर्स और लीव्स देखने को मिलते हैं। When he finally reached the mummy, अब जब वो फाइनली मम्मी तक पहुंचे, दो ही ran into the trouble, अब वो बहुत परेशानी में आ गए। The ritual resins had hardened, amounting to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. अब वो ये कह रहे हैं कि जो रिचुअल यानी कि जब उनको दफनाया गया था तो रेजेंस जब उनकी मम्मीफिकेशन किया गया था, तो रेजेंस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो जिससे कि शव खराब ना हो, तो मम्मीफिकेशन के समय उन्होंने जो ये सब्सटेंस लगाया था तो वो बहुत ही हार्ड हो गया था, और बहुत ही जोर लगाने के बावजूद भी वह हिलाया नहीं जा रहा था, मतलब उनकी बॉडी बाहर नहीं निकल रही थी और वो गोल्ड कफिन से पूरी तरह चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, और जितना भी जोर वो लगा रहे थे उनसे उनकी बॉडी नहीं मूव कर रही थी। कार्टर रोड लेटर व्हाट वाज टू बी डन, अब उन्होंने जो भी वो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, अब रिपोर्ट में उन्होंने लिखा अब हम इस पर क्या करें। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेंज। अब कार्टर ने यह कोशिश की, क्योंकि मिस्र में बहुत ही गर्मी होती है, तो उन्होंने सोचा ये जो सन है वो इसको हामर की तरह काम करेगा और इसकी रेंज को लूज कर देगा। ये जो चिपचिपा पदार्थ जिससे बॉडी चिपक गई थी कफिन के साथ, तो वो कह रहे हैं सन में रखने से, सन की रोशनी में रखने से, रेज से इसकी बॉडी जो है थोड़ी सी लूज पड़ जाएगी। For several hours, he sat mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उन्होंने कुछ घंटों के लिए टुट की मम्मी को सन की रेज में, जो रेज गिरती थी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रख दिया। नथिंग बज्ड, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled
away from the beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. साइंटिफिक डिटैचमेंट की मीनिंग होती है वैज्ञानिक रूप से अफसोस के साथ. लिम्स का मतलब होता है लेग और आर्म ऑफ ए पर्सन, और ट्रंक चेस्ट यानी कि गर्दन से पैर तक का जो हिस्सा होता है. कार्टर बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि उनके लिम्स और ट्रंक को अलग कर दिया गया. कैसे अलग किया? क्योंकि वो चिपचिपा पदार्थ से उससे सन की इतनी गर्मी में रख के भी वो जब नहीं थोड़ा सा भी सॉफ्ट हुआ तो उन्होंने चीजल्ड किसे कहते हैं? छेनी को, जिसको लकड़ी को कुरेद के निकाला जाता है, तो उसकी सहायता से उन्होंने उसके लिम्स और ट्रंक को अलग किया. इन हिज डिफेंस, अब अपने बचाव में, डिफेंस मतलब बचाव में, अपने बचाव में कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. अब कार्टर के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था. वो क्या कहते हैं? इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, थीव्स मोस्ट certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अब वो अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि जो भी डिपार्टमेंट को उन्होंने रिपोर्ट दी उसमें बचाव में ये कह रहे हैं कि अगर मैं छेनी से इसको नहीं काटता, क्योंकि उन्होंने पूछा होगा ना कि आपने उसकी मम्मी को ख़राब क्यों किया, छेनी से क्यों काटा, तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं छेनी से उसके पार्ट्स को अलग नहीं करता तो कोई भी चोर आता तो उनके वो पार्ट्स को, बॉडी पार्ट को अलग करता और उनके गोल्ड को चुरा के ले जाता, कफिन को भी चुरा के ले जाता, और उसकी बॉडी की कोई केयर नहीं करता. किंग की बॉडी की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, इसलिए मैंने ऐसा किया. इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. fabulously की मीनिंग होती है extremely यानी कि अत्यधिक. तो टूट के समय के लोग, सभी लोग कैसे थे? वेल्दी थे, बहुत ही रिचेस थे, अमीर थे. तो वो ऐसे हॉप्ड मतलब ऐसी आशा करते थे, सोचते थे कि वो अपने मरने के बाद भी ये सारा सामान अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टूट was lavished with glittering goods, precious collar, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, stretches for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and marks, all of pure gold. तो वो कह रहे हैं कि टूट की बॉडी के साथ भी ऐसा ही हुआ, सारा सामान उन्होंने रखा. तो क्या लेविस्ड की मीनिंग होती है गिवन, यानी कि उनकी बॉडी के साथ दे दिया गया. कॉलर से पार्ट ऑफ द नेक, शर्ट और कोट के जो पार्ट को कवर करने का होता है, वो सब सामान जो गोल्ड का बना हुआ था वो उन्होंने उसके साथ रखा. इनलेड अ डेकोरेटिव पैटर्न ऑन ए सरफेस पे बहुत ही सजावटी एक पैटर्न सा बना के गोल्ड का उन्होंने रखा. एम्यूलेट का मतलब होता है ताबीज भी उनको दिया, वो भी गोल्ड का था. स्ट्रेथेस यानी कि खोल, फिंगर्स और टोज को ढकने के लिए, उनको यानी कि सुरक्षित रखने के लिए जो उन्होंने कवर दिया वो भी गोल्ड का था. सेरिमोनियल एप्रन, आप ये कवच पहनते हैं ना जो योद्धा लोग, जो कि इस पिक्चर में भी शो हो रहा है, तो वो कवच भी उन्होंने, एप्रन भी उसको दिया, तो वो भी गोल्ड का था. और ये आइकॉनिक इनर कॉफिन में के साथ एक मास्क दिया गया जो योद्धा लोग पहनते हैं, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो भी सब गोल्ड का था. ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सभी सामान प्योर गोल्ड का था जो उन्होंने उसके साथ बरीड किया था जब उसकी बॉडी को, टूट की बॉडी को दफनाया गया था. To separate Tooth from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and served nearly every major point. तो जब उन्होंने कार्टर की मैन ने उनकी बॉडी को काट के जब अलग किया था, सारे मेजर जॉइंट को अलग किया, हेड्स को अलग कर दिया, सारे मेजर जॉइंट अलग अलग कर दिए. वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स. फिर उन्होंने वुडन के बॉक्स में सैंड बिछाकर उनकी बॉडी को लिटा दिया. द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, और जो बेड पे अभी भी टूट की बॉडी वहीं रेस्ट कर रही है, यानी कि सिटी स्कैन करने के बाद उन्होंने जहाँ पे उसको लिटाया था वहीं पे आज भी टूट की बॉडी. नेक्स्ट पैराग्राफ, आर्कोलॉजी हैज चेंज्ड subsequently in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. आर्कोलॉजी की मीनिंग होती है स्टडी ऑफ पास्ट, पुरातत्व. सबस्टेंटली की मीनिंग होती है वर्चुअली, काफ़ी अधिक मात्रा में. तो ये बताया जा रहा है
कि जो पहले की टेक्नोलॉजी थी, पहले जो आर्कोलॉजी थे, वो किस पे ध्यान देते थे? ट्रेजर्स, यानी कि कितना गोल्ड है बॉडी के साथ, क्या क्या रखा हुआ है, इन चीज़ों पे अधिक ध्यान देते थे। लेकिन आज किस पे फोकस किया जा रहा है? कह रहे हैं आज ये मिस्ट्री ऑफ डेथ कैसे हुई, इसके रहस्य को जानने पे अधिक फोकस किया जाता है। It also uses more sophisticated tools including medical technology। और आज की मेडिकल टेक्नोलॉजी में सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस टूल, और भी ज़्यादा एडवांस टूल्स का यूज़ किया जाता है। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, कार्टर ने डिस्कवरी जब की थी 1922 में, उसके बाद 1968 में एन anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact। तो उसके बाद 1968 में इस यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है कि किसने किया था, लेकिन एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे जिन्होंने एक्सरे के थ्रू उसमें से कुछ और फैक्ट्स बताए थे। बीनीथ द रीजन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि जब उनकी मम्मी के साथ छेड़ा गया था, उनकी बॉडी को निकाला गया था, तो उनके रेंज किसे कहते हैं, वो जो स्टिकी सब्सटेंस होता है मम्मीफाई करने में लगाया जाता है। तो कह रहे हैं कि उनकी बॉडी को जब उन्होंने कार्टर ने छेड़ा था तो उसमें से उनका रिब केज गायब हो गया है, कह रहे हैं, क्योंकि उससे उन्होंने चीज़ल से निकाला था ना उनकी बॉडी को, तो उसकी वजह से कह रहे हैं उनका फ्रंट रिब्स मतलब पसली, जो फ्रंट की पसली होती है वो गायब है। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। तो कह रहे हैं आज के समय में डायग्नोस्टिक इमेजिंग की मीनिंग होती है शारीरिक बीमारी का पता लगाना, शारीरिक बीमारी को डायग्नोस करना। तो कह रहे हैं आज जो भी डायग्नोस किया जाता है वो सीटी के थ्रू किया जाता है। सीटी किसे कहते हैं? कम्प्यूटेड टोमोग्राफी एक मशीन होती है जिसके थ्रू 100 एक्सरे एक साथ निकाले जाते हैं और उसको क्रॉस सेक्शन में देखा जा सकता है। क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं? बॉडी के एक एक पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े को भी हम हर एंगल से देख सकते हैं। तो इस टाइप से एक्सरे निकाले जाते हैं। एक्सरे से ज़्यादा सीटी स्कैन में और ही अच्छी क्लियर हमारी बॉडी की जो अंदर के पार्ट्स की फोटो आ जाती है। तो उसमें कह रहे हैं 100 से ज़्यादा भी जिसमें निकाले जा सकते हैं, 100 बहुत ही ज़्यादा हम एक्सरे एक साथ निकाल सकते हैं। तो आज जो भी डायग्नोज होता है वो सीटी के थ्रू होता है और उनको एक साथ रख दिया जाता है। कैसे रखा जाता है? ब्रेड की स्लाइसेस की तरह एक साथ रख के अब उसको 3D वर्चुअल बॉडी को किसी भी एंगल से उसको देख सकते हैं। What more would a CT scan reveal of tooth than the X? टूथ की बॉडी का एक्सरे तो पहले ही हो चुका है और आज उनका सीटी स्कैन किया जा रहा है। सीटी स्कैन के थ्रू रिवील होगा, तो क्या रिवील होगा कि उनकी बॉडी में एक्सरे के अलावा जो एक्सरे से नई जानकारी पता प्राप्त हो पाई है, अब वो सीटी स्कैन आज का 5 जनवरी 2005 में आज वो सीटी स्कैन के थ्रू सब पता चल जाएगा। And could it answer 2 of the biggest question still lingering about him? और अब पता है वो जो लिंगरिंग कर रहे हैं, लिंगरिंग मतलब मंडरा रहे हैं, 2 क्वेश्चन इस बड़े सिटी स्कैन के थ्रू इन क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएंगे। कौन से क्वेश्चन है वो? हाउ डिड ही डाई, उनकी मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मृत्यु के समय उनकी उम्र क्या थी। किंग टूट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। डिमाइस की मीनिंग है मृत्यु। तो जो किंग टूट की मृत्यु है ये बहुत बड़ी घटना है, रॉयल फैमिलीज की बहुत बड़ी घटना है। क्यों है? ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, क्योंकि वो अपनी फैमिली की लाइन में सबसे लास्ट थे, क्योंकि उनके कोई भाई या बेटा अब नहीं था जो उनकी राजगद्दी को संभाल पाए। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उनकी डायनेस्टी का भी अंत हो गया। फ्यूनरल यानी कि उनके अंतिम संस्कार के साथ सबका अंत हो गया, उनके डायनेस्टी का भी अंत। डायनेस्टी यानी उनका वंश ही खत्म हो गया। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर माथ आर अनक्लियर। पर्टिकुलर्स की मीनिंग है डिटेल यानी कि विस्तृत जानकारी, आफ्टर माथ आफ्टर इफेक्ट, तो उनकी मृत्यु के बाद की जानकारी अभी तक भी क्या है? अनक्लियर है। एमेनहॉटेप III, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasties golden age। 18 डायनेस्टीज की गोल्डन एज में
कह रहे हैं टूट के वो फादर थे या ग्रैंडफादर थे, इसका पता नहीं है। एमेनहॉटप थर्ड ने 40 ईयर्स तक उस कंट्री पर राज किया। फारो बने, फारो मतलब जो इजिप्ट के राजा बने, तो 40 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ पे राज किया। हिज सन एमेनहॉटप फोर्थ, अब ये जो थर्ड थे, इन्हीं के सन जो बेटे थे वो एमेनहॉटप फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड इन हिज हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ये जो एमेनहॉटप थर्ड थे, उनके जो बेटे थे फोर, जिन्होंने उनकी सत्ता संभाली, उन्होंने हिस्ट्री में, वहाँ की हिस्ट्री में बहुत ही चेंज कर दिया, बहुत ही बदलाव ले आए। अब वो क्या बदलाव लाए देखते हैं। नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 26। The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten और servant of the Aten। एमेनहॉटप फोर ने सबसे पहले तो सन की पूजा करनी शुरू कर दी और क्या बदलाव लाए, वो उन्होंने अपना नाम एमेनहॉटप से अखेनएटन कर दिया। सर्वेंट ऑफ एटन, यानी कि एटन के जो शिष्य होते हैं, उन्होंने अपने आप को एटन का शिष्य मान लिया। एंड moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten known as now अमरना। पहले तो उन्होंने अपना ही नाम चेंज किया और फिर उन्होंने वो रिलीजियस जो वहाँ की सिटी थी उसका भी नाम चेंज करके उन्होंने उसका अमरना कर दिया। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन अ मेजर गोल्ड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। अपना नाम चेंज किया, सिटी का नाम चेंज किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो भगवान थे उनकी भी मूर्तियाँ तोड़वा दी, टेम्पल्स को तोड़वा दिया, इमेजेस को तोड़वा दिया, और ये उन्होंने एक शॉकिंग काम किया वहाँ की जनता के लिए। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये बहुत ही डरावना समय था उस समय वहाँ का। सैड रे जॉनसन ने कहा, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो शिकागो यूनिवर्सिटी के थे, क्या थे, डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा ये उन्होंने बहुत ही शॉकिंग काम किया है। द साइट ऑफ एंशियंट थीव्स के लिए, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। अब जो इतने सालों से, सेंचुरी से, बहुत ही सालों से जो कंट्री वहाँ शासन कर रही थी, अब उसका अंत आ गया था। एंड देन अखेटन वेंट अ लिटिल वेकी, और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थोड़ा सा पगला गए हैं। आफ्टर Akhenaten death, a mysterious ruler named Smenkhare appeared briefly and exited with hardly a trace। अब कहा जा रहा है कि अखेनेटन की डेथ की मृत्यु के बाद एक और रूलर आए जिनका नाम स्मेनखेरे था, जो उनकी फैमिली का नहीं था। तो वो उन्होंने कुछ ही पीरियड के लिए, ब्रीफली, वहाँ थोड़े से समय के लिए राज किया और फिर वहाँ से वो ट्रेस हो गए, यानी कि अपनी छाप छोड़ के गायब हो गए। एंड देन ए वेरी यंग टूटनखेटन टुक द थ्रोन, किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन एज टूडे। एमेनहॉटप 4 के बाद एक फिर किंग आए थे जिन्होंने थोड़ी सी दिन राज किया और फिर वो चले गए। उसके बाद एक यंग किंग आए, क्योंकि उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी, छोटी सी उम्र में वो 11 ईयर्स में वो राजा बन गए थे। तो वो आए जिनको आज टूट के नाम से जाना जाता है, जो टाइटल भी जिनके नाम से है, किंग टूट। The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways। अब वो क्या था, उन्होंने उनके 4 के अनुसार उन्होंने पीछे, उनके नाम के पीछे क्या लगा था, आटेन लगा हुआ था। अब उन्होंने जो बॉय किंग आए, टूट आए, इन्होंने अपने नाम के फिर अपना नाम जो उनके दादा परदादा के नाम से चल रहा था, टूटनखामुन रख दिया। आमुन, लास्ट में आमुन है, जो भगवान की सन और एयर की पूजा की जाती है, उसके लिए आमुन कहा जाता है। तो उन्होंने फिर से अपने नाम के पीछे आमुन कर लिया। लिविंग इमेज ऑफ आमुन एंड ओवरसॉ रोटेशन ऑफ द ओल्ड एज, और फिर से अपने पुराने दिनों को उन्होंने उजागर किया। He resigned for about 9 years and then died unexpectedly। अब जिसको हम सोच भी नहीं सकते, इस तरह से उनकी मृत्यु केवल 9 years राज करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। Regardless of his fame and speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt। अब कह रहे हैं कि किंग की स्पेकुलेशन, यानी कि उनकी उपलब्धियों को भी और उनके फेट को भी अगर भुला दिया जाए तो टूट की मम्मी इजिप्ट की बहुत सारी मम्मी में से एक है। हाउ मैनी, ये कितनी है, नो वन नोज, किसी को भी पता नहीं है। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग।
तो कह रहे हैं कि वहाँ इजिप्ट में एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसके थ्रू एक इन्वेंट्री बनाई गई, इन्वेंट्री मीन्स लिस्ट बनाई गई 2003 में, जिसमें रिकॉर्ड की गई 600 ममीज रिकॉर्ड की गई और स्टिल काउंटिंग, और अभी भी उसकी काउंटिंग चल रही है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमन्स इट्स मैन्युफैक्चरर। और जो साइमन है जिन्होंने सिटी स्कैन मशीन को बनाया था, तो उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट चला रहे थे, ममीफिकेशन का जो प्रोजेक्ट चला रहे थे, उन्हीं को ये सिटी मशीन उन्होंने डिनोट कर दी, दे दी। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। किंग टूट की वो पहली मम्मी थी जिसको स्कैनर, सिटी स्कैनर मशीन में डाला गया था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगेली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो किंग टूट जब जीवित थे तब भी वो अपनी कंट्री में सबसे आगे थे, अहेड यानी कि आगे थे, और मृत्यु के बाद भी वो आगे थे, क्योंकि तब भी वो इतने छोटे राजा थे कि जितना कोई नहीं था, और अब भी सबसे पहले उनको सिटी मशीन में डाला जा रहा है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो मृत्यु के बाद भी वो आगे ही हैं। आ सिटी मशीन स्कैन द ममी हैड टू टो। सिटी मशीन में क्या होता है, सिटी स्कैन मशीन में सिर से लेकर पैर तक की सारे स्कैनर आ जाते हैं, सारी अंदर शरीर की पिक्चर्स आ जाती हैं, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं, एक एक पार्ट का, अंदर का पार्ट से रिलेटेड सारी पिक्चर्स कितनी आ गई थी उसमें, 1700 डिजिटल एक्सरेज एक साथ आ जाते हैं। टूट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, टेक्स एन एरे डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। टूट के हेड की कितनी इमेजेस ली गई थी, 1700 डिजिटल जो इमेजेस ली गई थी वो 0.62 मिलीमीटर स्लाइस के पे, मतलब 0.62 ली, उसके बाद फिर 0.62, इतने कर करके उन्होंने इतनी उसकी हेड की इमेजेस ली, और जिसके बाद एक एरे डिटेल मतलब चौंका देने वाला रिजल्ट सामने आया, जिससे उनका थोड़ा सा फेस दिखाई देने लगा। With Tooth's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and the anatomy began to probe the secret that the winged goddesses of gilded burial shrine protected for so long. किंग टूट की पूरी बॉडी का अध्ययन करने के लिए टीम आई। कौन कौन सी टीमें आई, रेडियोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ द रेडिएशन इन मशीन, जो एक्सरे में एक्सपर्ट टीम होती है, और फॉरेंसिक किसे कहते हैं, क्राइम ब्रांच की टीम, ये कैसे अपराध हुआ, कैसे मारा गया, जो इसका अध्ययन करते हैं। एक एनाटॉमी टीम आई जो उनके शारीरिक ज्ञान का अध्ययन करती है। तो ये सारी टीमें पता करने के लिए आई कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और किस प्रकार हुई, ये 3 टीमें आई। और जो प्रॉब करने के लिए आई, प्रॉब मतलब इन्वेस्टिगेशन, पता लगाने के लिए आई, सीक्रेट पता लगाने के लिए आई, जो गॉडेस ऑफ गिल्डेड, जो वहाँ की गॉडेस है, देवी हैं, जिन्होंने प्रोटेक्टेड सो लॉन्ग, बहुत सालों से उनकी टूट की बॉडी को प्रोटेक्ट मतलब संभाल के रखा हुआ है, उनके सीक्रेट को संभाल के रखा हुआ है, उन सब का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये तीनों टीमें आई। The night of the scan, workmen carried Tooth from the tomb in his box. स्कैन वाली रात को कुछ वर्कमैन किंग टूट की टूम मतलब मकबरे में से उनके बॉक्स सहित उनको कैरी करके ले जा रहे थे। लाइक पॉल बियरर किसे कहते हैं, पर्सन हु कैरी द कॉफिन, शव को उठाने वाले जो लोग होते हैं उसे पॉल बियरर कहते हैं। दे क्लाइम्ड ए रैम, वो एक रैम यानी कि ढलान जैसे बनी होती है उस पे चढ़े, एंड फाइट ए स्टेयर्स इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, और बाहर क्या स्विरलिंग होने लगे। स्विरलिंग की मीनिंग होती है मूविंग इन ए विरलिंग मोशन, यानी कि भंवर आ जाना, ट्विस्ट हो जाना। तो वहाँ पे रेत तो थी वहाँ पे, तो वो स्विरलिंग करने लगी, जो रेत थी भंवर सा चलने लग गया। देन रोज एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड अ स्कैनर, तो जो स्कैन करने की मशीन थी वो एक हाइड्रोलिक मशीन पे पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर उन्होंने वो रखा, और वो मशीन ने उसको उठाकर ऊपर ले गए, और वहाँ पे उन्होंने सिटी स्कैन किया। 20 minutes later, 2 men emerged, inspected for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fan. अब वो क्या हुआ, वहाँ पे 20 मिनट के बाद जब वो वहाँ के फ़ैन, उसके सिटी स्कैन के जो फ़ैन थे वो थोड़े से ख़राब हो गए, तो वो प्लास्टिक फ़ैन जो उन्होंने स्पेयर्स में रखे हुए थे उसको लेके आए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, तो कूलर फैन के अंदर थोड़ी सी मिट्टी चली गई थी। कर्स ऑफ द फारो जॉग्ड ए गार्ड नर्वसली, तो
वहाँ पे एक जोक भी मारा एक गार्ड ने। क्या जोक मारा कि ये फारो का कर्ज तो नहीं लग गया है, कर्ज मतलब अभिशाप तो नहीं लग गया है, क्योंकि किंग टूट की बॉडी के ऊपर कॉफिन पे लिखा हुआ था कि अगर कोई इनकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा तो उनको कोई कर्ज लग जाएगा या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो उस गार्ड ने नर्वसली यानी कि डरते हुए एक जोक मारा और कहा कि कहीं हमें कर्ज तो नहीं लग गया है, जो इतने मिलियन डॉलर की स्कैनर मशीन भी हमारी ख़राब हो गई। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। और अंत में, इवेंचुअली का मीनिंग होती है अंत में जो उन्होंने स्पेयर पड़े हुए फ़ैन लेके आए, उस ऑफिस से उठाकर लाए, उसने काम करना शुरू कर दिया और जिससे कि उनकी सारी प्रोसेस हो गई। After checking that no data had been lost, the technician turned Tut over the workman who carried him back to his tomb। और सारी प्रोसेस करने के बाद जो वर्कमैन थे जो उसकी टूम मकबरे में से किंग टूट की बॉडी को लेके आए, तो सारी प्रोसेस करने के बाद फिर किंग टूट की बॉडी को वो वहीं पे छोड़ आए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, वो अपनी कफिन से निकालने के बाद 3 घंटे से भी कम का समय लगा। द फारो again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago। जैसे कि बहुत सालों पहले प्रीस्ट ने उनको उनके अंतिम संस्कार के बाद कफिन में लिटाया था, तो वैसे ही उन्होंने सब रिकॉर्ड करने के बाद, सारी सिटी स्कैन करने के बाद, सारी लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने वैसे ही उनको उनके मकबरे में लिटा दिया। बैक इन द ट्रेलर आ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। एस्टोनिशिंग की मीनिंग होती है अमेजिंग। तो टेक्नीशियन ने जो कंप्यूटर पे वहाँ पे वर्क कर रहा था, किंग टूट की जो बहुत सारी इमेजेस ली गई थी कि उनका नेक ऐसा है, उनका हेड ऐसा है, तो उन्होंने बहुत से लोगों को बहुत सी उनकी इमेजेस को वहाँ दिखाया। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम आ स्कैटरिंग ऑफ pixels and the technician spun and tilted it in every direction। तो उसकी मीनिंग होती है छोटी छोटी बहुत सारी इमेजेस। तो बहुत सारी इमेजेस, छोटी छोटी इमेजेस को जोड़कर तो टेक्नीशियन कह रहे हैं कि हमने एक इमेज निकाली जो वो किंग टूट की बॉडी की जैसी ही थी, ग्रे कलर की एक इमेज निकाली और उसको हर डायरेक्शन से, एवरी डायरेक्शन, उसको हर एंगल से, हर डायरेक्शन से उसको देखा, ऑब्जर्व किया। Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class। वर्टिब्रे की मीनिंग जैसे हमारी बैकबोन होती है वो छोटे छोटे बोन्स को मिला के बनी होती है, तो ऐसे ही नेक वर्टिब्रे कह रही है, उनकी नेक वर्टिब्रे भी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि हम एनाटॉमिक क्लास, किसी एक वैज्ञानिक क्लास में हम खड़े हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ ए रिब केज एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल। दूसरी इमेजेस भी जैसे हैंड्स की, रिब केज की और उनके स्कल्स के और भी इमेजेस को रिवील्ड किया गया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। Sitting back in his chair, Jahi Hawass smiled, visibly revealed that nothing had gone seriously wrong। अब वो जाही हवास कह रहे थे ना, एक बार उन्होंने कहा था कि हावर्ड कार्टर ने उनकी बॉडी से छेड़खानी करी थी तो उनका रिब केज गायब है, तो अब वो अपनी चेयर पे पीछे टेक लगा के आराम से बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, यानी कि उनके सारे पार्ट्स सुरक्षित हैं और सारा सामान भी वहाँ पे सुरक्षित है। आई डिड नॉट स्लीप एट लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड ही सेड। और उन्होंने ये कहा कि पिछली रात को मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं सोया। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। मुझे बहुत चिंता थी और लेकिन अब मैं टेंशन फ्री हूँ, अब मैं जाता हूँ और सो जाता हूँ। बाय द टाइम वी लिफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड। अब वो बता रहे हैं कि जिस समय हम सिटी स्कैन के लिए उनको हाइड्रोलिक मशीन में लेके जा रहे थे तो इतनी तेज जो सैंड चल रही थी, हवा चल रही थी, जो सैंड इनकी मशीन में भी चली गई थी जिससे उनके फैंस खराब हो गए थे। अब वो कह रहे हैं वो हवा अब रुक गई है, वो स्टॉप हो गई। The winter air lay cold and still like death itself in this valley of departed। अब वो कह रहे हैं, वहाँ के मौसम के बारे में बता रहे हैं, जब सिटी स्कैन किया गया था तो वहाँ पे बहुत ही ठंड हो गई थी, ठंडा लग रहा था, ठंडा मौसम हो गया था और ऐसी शांति हो गई थी जैसे डेथ के समय सब शांत हो जाता है, वो वैली बिल्कुल शांत हो गई थी, बिल्कुल शांति सा माहौल छा गया था वहाँ। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट टॉम स्टूड ओरियन द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज ए सोल ऑफ अर्सिस
द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। अब ये भी बता रहे हैं कि जहाँ टूट का टूम था, मकबरे के जस्ट ऊपर एक ओरियन नाम का कॉन्स्टिलेशन था। कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं? जो तारों का समूह होता है, स्टार्स के समूह बनके कोई फिगर बनाते हैं, स्टार मिलके कोई फिगर बनाते हैं, उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो वो उसके ऊपर एक ओरियन नाम का एक कॉन्स्टिलेशन भी था। किसके ऊपर? किंग टूट के मकबरे के ऊपर, जहाँ एंशियंट इजिप्शियन नोन एज द सोल, और जहाँ पे उनकी देवी भी रहती थी, ओसिरिस जो गॉडेस आफ्टर लाइफ जो गॉडेस होती हैं, देवी होती है, वो वहीं पे रहती थी, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और जो राजा की बॉडी को, उनके सारे राज को छुपा के जिन्होंने रखा हुआ था, उनकी बॉडी को जिन देवी ने सेफ रखा हुआ था। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। बाय।